हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी। राजनीतिक भारत मतलब राजनीतिक तौर पे हम लोग भारत को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो देखा था, जो जियोग्राफी का इससे पीछे वाला जो सेशन हुआ था, उसमें भी हमने जियोग्राफी को पॉलिटिकल तरीके से ही पढ़ा था। इसके बाद हम लोग कल से भूगर्भिक संरचना, जो भी अगली क्लास आएगी उससे भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। कौन सा पर्वत कहाँ पर कैसे निर्माण हुआ, कहाँ से नदियाँ निकलीं और पठारों का निर्माण कैसे हुआ। मतलब कल से हम लोग जो है भारत के निर्माण के बारे में, फिजिकली तौर पे जो निर्माण है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम लोग लिखना ही शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हम लोग भारत। पहली लाइन पहला डालो, हेडिंग लिखो। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ठीक। भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को 36 में काटती हैं, ठीक, काटती हैं। कर्क रेखा, हमने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों की, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? देखो, मैप बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कलर से पता लग जाएगा कौन से राज्य में कहाँ से है, ठीक है। तो क्योंकि मैप थोड़ा छोटा है, बनाया नहीं आज इस पर। देखो, गुजरात हो गया पहला, दूसरा राजस्थान। ये कर्क रेखा यहाँ से गई है 23.5 डिग्री, ठीक है। मतलब ये 23.5 डिग्री, ठीक। तो कर्क रेखा पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, ठीक। तो 8 राज्यों से निकलती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से निकलती है, ठीक। 5 राज्य और ये 8 राज्य, ठीक। ये मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर, ठीक। ये भी ध्यान रखना, सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। 82.5 डिग्री पर, ठीक। और 5 राज्य कौन कौन से, मानक 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, एक पहला यहाँ से, ये रहा 80 डिग्री है, थोड़ा लगभग यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 82.5 डिग्री, ठीक। थोड़ा सा यहाँ से पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का बहुत कम इलाका यहाँ बॉर्डर से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य मानक समय रेखा, 8 राज्य कर्क रेखा है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा ये रही यहाँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ये यहाँ, ठीक। इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो पश्चिमी घाट। हमने बताया था पिछली क्लास में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगर नीचे से हम लोग भारत को बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे से कुछ ऐसा है, ठीक। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक। पश्चिमी घाट जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के पूर्व साइड में जो श्रृंखला स्थित है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट के पूर्व साइड में स्थित जो एक श्रृंखला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट, ठीक। और पूर्वी घाट, पूर्वी तट के पश्चिम में स्थित जो श्रृंखला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट के पश्चिम में स्थित एक श्रृंखला है, और दरअसल ये
पर्वतीय श्रृंखला हैं और ये हल्की फुल्की, मतलब कि इधर वाली तो सतत है लेकिन इधर वाली विखंडित है, इसे मतलब कि टूटी फूटी है, ठीक है। इधर जो पूर्वी घाट है वो टूटा फूटा विखंडित है, और इधर वाला तो सतत है लेकिन कहीं कहीं इधर भी टूटा फूटा है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से विखंडित है। तो पूर्वी घाट के पश्चिम में स्थित एक श्रृंखला है, उसको कहते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी है, तो नीलगिरी में आकर ये दोनों श्रृंखला मिलती हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी में आकर, नीलगिरी श्रेणी है उसमें आकर मिल जाती हैं। तो लिखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक। यहाँ एक पॉइंट याद रखना, तट मत कर देना। अगर क्वेश्चन में लिख देगा कभी पश्चिमी तट और पूर्वी तट तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि तट तो तटीय इलाका है, इधर तट साइड वाला है जो तटीय इलाका है उसे कहते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी में आपस में मिल जाते हैं, नीलगिरी श्रेणी में आपस में मिल जाते हैं, ठीक। नीलगिरी श्रेणी में आपस में मिलते हैं, ठीक। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी श्रेणी में आपस में मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये इतना हो गया। ये दरअसल ये फिजिकल का ही भाग है लेकिन ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है तो इसलिए बता दिया, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, इसे हटा लो, फिर देखते हैं भारत को देखेंगे क्षेत्रीय तौर पे कौन सा राज्य बड़ा है कौन सा छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से, ये सब देखेंगे। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लें, फिर देखते हैं, ठीक है। चलो लिखो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक। राज्य कौन सा है? राजस्थान, ये रहा ये, ठीक। राजस्थान क्षेत्रफल की, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, ये रहा, पुडुचेरी, ठीक। गोवा राजधानी पणजी, ठीक है। गोवा और गोवा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा
राज्य अपना उत्तर प्रदेश, ठीक, ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक। अब लिखो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, ठीक, छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। चलो ये तो फेमस थे, आप लोगों को पता चल गया, लेकिन ये थोड़ा टफ है, छोटा राज्य, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पढ़ने वाले को पता होना चाहिए। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, ठीक है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, ठीक। अब उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित राज्यों की। स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, नोट डाउन कर लें, ठीक। चलो यहाँ से इतना हटाते हैं सिर्फ। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, ठीक। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? वैसे तो लद्दाख है, ठीक है, अगर देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ देखो लद्दाख पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है, इधर से अक्साई चीन के पास भाग चला गया है, इधर गिलगित के पास है, ठीक है। गिलगित ये वाला भाग पाकिस्तान के कब्जे में, ऊपर वाला इधर वाला अक्साई चीन से बोलते हैं, पीओके हो गया, ये अक्साई चीन हो गया। तो अभी तक जो बुकों में लिखा है, जो बुकों में लिखा है, अगर हम लोग यहाँ मैप को थोड़ा इग्नोर कर दें तो जम्मू कश्मीर लिखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब बुकों में लिखा है और जम्मू कश्मीर माना जा रहा है तो जम्मू कश्मीर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग मैप को देखेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, ठीक है। तो और अगर देखेंगे अभी आज की राजनीतिक स्थिति देखेंगे तो वहाँ सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लद्दाख, ठीक है, जबकि यहाँ कई सारे हैं। तो लिखो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर। अगर मैप सामने होगा तो हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, और होना भी चाहिए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, ठीक, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप, ये रहा, ठीक, लक्षद्वीप लिखो, लक्षद्वीप, ठीक है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, ठीक, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, केंद्र शासित सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य होगा दिल्ली, ठीक है, ये रहा दिल्ली, दिल्ली, ठीक है।
ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दिल्ली हो गया। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा भी लक्षद्वीप। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा लक्षद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों में लक्षद्वीप ध्यान रखना। ठीक है, जनसंख्या ये हटा देते हैं। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, केंद्र शासित राज्य, ठीक, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की भी दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक, ये तो हमने देख लिया कौन से राज्य कहाँ कितने बड़े हैं। अब हम लोग और लिखो थोड़ा, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद हटा देते हैं। एक पॉइंट और लिखो, भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है या जो हाइट मापी जाती है, ऊंचाई या निचाई जो भी है, तो कहाँ से मापी जाती है? आप जब जाते हैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, कोई भी कहीं भी अलग अलग जगह आपने देखा होगा कि समुद्र तल से 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 250 मीटर ऐसे लिखा रहता है ऊंचाई। ठीक है, और ख़ासकर स्टेशंस पे ज़्यादा लिखा रहता है, रेलवे स्टेशंस पर हम लोग देखते हैं। तो वो जो उसका आधार है, जो समुद्र तल से ऊंचाई मापने का आधार है, वो है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, और चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, तो वो चेन्नई। तो लिखो, भारत में समुद्र तल से ऊंचाई मापने का आधार कहाँ से? चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। ठीक, भारत में समुद्र तल से ऊंचाई मापने का आधार चेन्नई तमिलनाडु। ठीक, अब हम लोग थोड़ा एक पॉइंट पहले और लिखो, यहाँ जो ये दमन इधर हो गया, एक तरफ द्वीप हो गया। ठीक है, फिलहाल अब तो एक ही दोनों कर दिए गए हैं, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप एक ही राज्य कर दिया गया। उससे पहले ये केंद्र शासित राज्य थे, वो दोनों अलग अलग थे। अब भी हैं केंद्र शासित। पहले दमन और दीप अलग केंद्र शासित राज्य था, दादर नागर हवेली अलग केंद्र शासित राज्य था, लेकिन अब दादर नागर हवेली एवं दमन दीप एक ही केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, तो जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में विभाजित हुए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब हमारे पास संख्या 9 हो गई थी, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब दादर नागर हवेली और दमन दीप जब एक कर दिए गए, सम्मिलित हो गए, तो हमारे पास केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 रह गई घट के। ठीक है, तो इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो चलो, तो लिखो दमन एवं दीप और दादर नागर की हवेली, दमन और दीप एवं दमन, ठीक, और द्वीप के बीच में खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये यहाँ दमन पड़ता है और द्वीप इधर पड़ता है। ये द्वीप हो गया, इधर वाला ये पॉइंट द्वीप का है, ये दमन है, और बीच में जो है ये खंबात की खाड़ी है। इधर वाला द्वीप, ठीक, और इधर दमन, ये यहाँ थोड़ा महाराष्ट्र से ऊपर, लेकिन गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात में। ठीक, और इधर ये द्वीप, तो दमन द्वीप के बीच ये यहाँ से जो इधर का बीच का ऊपर का रह जाता है समुद्र का इलाका, और इस आकार को मतलब खंबात की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो दमन और द्वीप के बीच में खंबात की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, दमन और
दीप, ठीक, दमन और दीप के बीच खंबात की खाड़ी पड़ती है, ठीक। दमन और दीप के बीच खंबात की खाड़ी पड़ती है। अब हम लोग राजधानी देखेंगे, हालांकि राजधानी सबको पता होती है, लेकिन मैप में ही देख लेंगे, ऊपर से देखेंगे और कुछ की लिख देंगे जो जहाँ डबल डबल हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, और जैसे कि अमरावती की प्रस्तावित राजधानी है, उधर सॉरी आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित 3 राजधानियाँ हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि राजधानी मैप में ही देख लेंगे, लिखेंगे नहीं। देखो लद्दाख, ऊपर लद्दाख हो गया, ठीक, लद्दाख की ले हो गई, ये इधर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। अच्छा, इधर ये याद रखना, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन है, ठीक है। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में जम्मू पड़ती है, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन है वो पड़ती है, ग्रीष्मकालीन पड़ती है कहाँ, धर्मशाला में, ठीक है। ग्रीष्मकालीन धर्मशाला में पड़ती है, ठीक है। और शीतकालीन पड़ती है इसकी राजधानी शिमला में, ठीक। वैसे मेन राजधानी शिमला ही बुकों में लिखी होती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन धर्मशाला और शीतकालीन शिमला, ठीक। ग्रीष्मकालीन धर्मशाला, शीतकालीन शिमला, याद रखना, ध्यान रखने का तरीका, ठीक है। और उसके बाद चंडीगढ़ पंजाब, और पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित राज्य है, तो चंडीगढ़ खुद की भी राजधानी है, ठीक है। मतलब केंद्र शासित राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के बीच, हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ विवाद का मुद्दा रहता है, ठीक है, थोड़ा विवादित है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, पंजाब हरियाणा हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी भी 2 हैं, ठीक है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है। तो पहली जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो पड़ती है गैरसैंण, वहाँ गैरसैंण पड़ता है एक जगह है, वहाँ वो ग्रीष्मकालीन है। और शीतकालीन है देहरादून, ठीक है, शीतकालीन राजधानी देहरादून। उसके बाद उत्तर प्रदेश की हम सबको पता है लखनऊ, राजस्थान की भी सबको पता है जयपुर, ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, ठीक है, कहाँ गया ये रहा, और केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी पे अभी हम लोग बात करेंगे, मध्य प्रदेश हो गया, इधर आ जाओ बिहार, बिहार की पटना हो गई, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ठीक। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ सबला बढ़िया, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची, मतलब जहाँ धोनी का निवास स्थान है, ठीक है, रांची, झारखंड। पश्चिम बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, इधर आ जाओ नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, इधर आते हैं थोड़ा अमरावती की राजधानी। देखो अमरावती की 3 राजधानी है, एक उनकी विधायी राजधानी है, एक न्यायिक राजधानी है, और एक है कार्यकारी की, ठीक है। तो विधायी राजधानी उनकी हो गई, जो विधायी राजधानी है वो अमरावती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक विधायी और एक न्यायिक और एक कार्यकारी, ठीक है। तो जो उनकी विधायी राजधानी है वो पड़ती है अमरावती। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी अमरावती, न्यायिक कुर्नूल है, और जो कार्यकारी है वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी ये प्रस्तावित हैं, आधिकारिक तौर पे अभी नहीं है, ठीक है, प्रस्तावित ही हैं। और चलो, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो थोड़ा हिमाचल प्रदेश पे, पहले जम्मू कश्मीर पे आते हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर की लिखो, जम्मू कश्मीर की राजधानी
राजधानी, ठीक। जम्मू कश्मीर की राजधानी लिखो ग्रीष्मकालीन, देखो श्रीनगर, श्रीनगर ब्रैकेट में लिखो ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, ठीक। उसके बाद जम्मू, दो राजधानी हैं जम्मू, ठीक। जम्मू लिखो शीतकालीन, शीतकालीन, ठीक। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू हो गई शीतकालीन। अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पे आ जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक। तो इसकी लिखो शिमला, शिमला ग्रीष्मकालीन। सुना होगा जून जुलाई में लोग मई जून में ज़्यादा शिमला जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और लिखो, शिमला हो गया धर्मशाला, धर्मशाला शीतकालीन, धर्मशाला शीतकालीन, ठीक। अब हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की दो राजधानियां उसे देख लेते हैं, ठीक। उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड की राजधानी, ठीक। एक लिखो गैरसैंण, गैरसैंण, ठीक। इसे याद रखना, गा से गैरसैंण, गा से ग्रीष्मकालीन भी सरल है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन, ठीक। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। एक है देहरादून, देखो देहरादून, देहरादून है शीतकालीन, ठीक, ठीक। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन, देहरादून शीतकालीन, नोट कर लें आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलो हटा रहे अब हम, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा समुद्री सीमा के बारे में, ठीक है। समुद्री सीमा तीन तरीके की हैं, प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा और अनन्य क्षेत्र। मतलब प्रादेशिक जलीय सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र, ठीक है। तो प्रादेशिक जलीय सीमा जो समुद्र तट रेखा है, जो आधार रेखा मानी जाती है, अभी बताएंगे आधार रेखा किसे मानी जाती है, वहाँ से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक हो गई। प्रादेशिक जलीय सीमा 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील और अनन्य क्षेत्र मंडल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील, सब मील में है, ठीक है। समुद्री मील, नॉटिकल मील, ठीक। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं। ये देखिए ऐसा है कि पहले मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। नीचे का मैप, एक मिनट यार, ठीक। इस तरीके का कुछ है हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर वाला हिस्सा इस तरीके का है, ठीक है। तो एक हमारी संस्था है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। तो इसने क्या किया 1982 में, जिस थ्योरी का हम बात करने जा रहे हैं वो इसी ने स्थापित की 1982 में।
1982 में इसने क्या किया कि समुद्र तल जो है, समुद्र तल जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो अंदर को है, कहीं यहाँ पे बाहर को है, यहाँ अंदर है, इधर भी ऐसे है। तो एक आधार रेखा मानिए, आधार रेखा का मतलब ये होता है एक सीधी लाइन खींच ली, ठीक, सीधी लाइन एक खींच ली, ठीक, मतलब एक सीधी लाइन खींच ली, और उसमें मान लो कुछ हिस्सा अगर बाहर को भी है, इसे मान लो इधर वाला हिस्सा जो है बाहर को है, ठीक है, और कुछ अंदर है, तो उसमें एक आधार रेखा मान ली गई। और जो आंतरिक जलीय सीमा होती है, आंतरिक जलीय सीमा इसे कहते हैं जो इसके अंदर फंसती है, जो जल इसके अंदर फंसता है इस आधार रेखा के अंदर, वो आंतरिक जलीय सीमा यहाँ से मापी जाती है, ठीक है, सब यहाँ से मापा, जैसे ये आधार रेखा अगर मापी गई तो यहाँ से नहीं, आधार रेखा से मापा जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा, ठीक, ये हमारी आधार रेखा हो गई, ठीक, ये आधार रेखा हो गई, यहाँ से 12 समुद्री मील, ठीक, यहाँ से 12 समुद्री मील, ठीक, 12 समुद्री मील तक क्या है, 12 समुद्री मील तक भारत का जो मुख्य भूमि पे जितना अधिकार है, जितना भारत की मुख्य भूमि पे अधिकार है, जो कर सकता है, जितनी व्यवस्था या जो भी यहाँ कर सकता है, वो अधिकार यहाँ है 12 समुद्री मील तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ चलते हैं, ठीक है, ये लाइन खींची, इसके बाद इसे बोलते 12 समुद्री मील तक हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक, 12 समुद्री मील तक बोलते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा। यहाँ से जो आधार रेखा मानी जाएगी उसके इधर 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक क्या बोलेंगे, प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक। 12 से मतलब कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा ये वाली आधार रेखा है, ठीक, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ से 24 समुद्री मील जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे संलग्न क्षेत्र, संलग्न मंडल क्षेत्र, ठीक, क्या बोलेंगे, संलग्न मंडल क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब जाएंगे यहाँ से जाएंगे 200 समुद्री मील, ठीक, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जाएंगे तो उसे बोलेंगे अनन्य, मतलब अनन्य क्षेत्र मंडल, ठीक है, अनन्य क्षेत्र मंडल, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये तो हमने बता दिया। यहाँ क्या है, यहाँ भारत के साफ सफाई और वित्तीय अधिकार हैं 24 समुद्री मील तक। यहाँ इधर वाला जो 200 समुद्री मील का इलाका है, ठीक है, ये 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील में क्या है, इधर भारत क्या कर सकता है, यहाँ भारत मतलब कि भारत का मान लो जो प्रादेशिक वहाँ मतलब प्राकृतिक संसाधन का विदोहन कर सकता है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है और द्वीप निर्माण कर सकता है, ठीक, द्वीप निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है, और तीसरा पॉइंट क्या हमने बताया आपको कि वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक, द्वीप निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रादेशिक मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रादेशिक सीमा या अनन्य क्षेत्र और जो दूसरे संलग्न मंडल हैं, ठीक, अब हम लोग लिखेंगे, लिखो, भारत की समुद्री प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक, जलीय सीमा लगभग 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, ठीक। अच्छा, 1 मील में, यहाँ लिख लो, 1 मील में 1.824, ठीक, 1.824 किलोमीटर होते हैं, ठीक। इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1824, मतलब 1 मील में 1824 मीटर, ठीक। 1 मील में
1 किलोमीटर 824 मीटर होता है, ठीक है, मतलब 1.824 किलोमीटर। एक मील में 1.824 किलोमीटर, और एक मील में मीटर में जाएंगे तो 1824 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इधर लिखा, ठीक। तो ये लगभग, ये जो है ऐसे समझ लो आपको 12, तो लगभग 24 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 24 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में लिखना चाहें 24। ये फिलहाल लगभग 188, 112, लगभग 112 मीटर कम है। 124 में लगभग 112 मीटर ये कम पड़ेगा, ठीक है। 124 में 112 मीटर ये कम पड़ेगा, मीटर, मतलब 24 किलोमीटर में 112 मीटर कम है, लेकिन लगभग में हम लोग लिख लेंगे इसे, लगभग में 24 किलोमीटर, ठीक। जब कोई पॉइंट में आता है तो हम लोग लगभग लगा देते हैं, तो ठीक, वैसे इसमें से 112 माइनस होता है, ठीक, 24 किलोमीटर में से। अब आगे हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट कैमरा चेक कर लें, ठीक। ठीक है, चलो अब हम लोग लिखेंगे भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल, ठीक। ये होता है 24 मील, 24 समुद्री मील, ठीक, 24 समुद्री मील, ठीक। और ये भी लगभग ये हो जाएगा यहाँ 22 होगा, सॉरी, ठीक, 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर। ये 2100 मतलब कि 21 किलोमीटर, ये इतना बैठेगा, 21 किलोमीटर 900 मतलब 888, 800 शायद 988, 888, ठीक, 888 लगभग इतना बैठेगा। तो उसमें यही आप मान लो कि 22 किलोमीटर, ठीक। तो भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील मतलब 44 किलोमीटर, लगभग 44 किलोमीटर, लगभग में, ठीक, पॉइंट में आएगा, हम लोग लगभग लगा देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, भारत का अनन्य, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल, ठीक, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल। तो भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, ठीक, लगभग 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर लगभग, ठीक, लगभग, ठीक। तो यहाँ भारत को मुख्य भूमि की तरह अधिकार है, लिख लो, ठीक। यहाँ भारत को मुख्य भूमि की तरह अधिकार, ठीक। यहाँ भारत को मुख्य भूमि की तरह अधिकार। यहाँ क्या, साफ सफाई और वित्तीय अधिकार, टैक्स वगैरह, कर चुंगी, ये सब इसी में आएंगे, वित्तीय अधिकार, ठीक। इसमें क्या आएगा, इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना, अनन्य क्षेत्र मंडल के जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण पूछ दिए जाते हैं। तो इसका तो पहला पॉइंट लिखो, वैज्ञानिक अनुसंधान। भारत यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, अनुसंधान, ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधान। दूसरा पॉइंट लिखो, द्वीपों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण। तीसरा पॉइंट लिखो, वैज्ञानिक अनुसंधान, द्वीपों का निर्माण। तीसरा पॉइंट, वैज्ञानिक अनुसंधान, द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक
संसाधनों, सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, ठीक है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का यूज, इस वाले पॉइंट पे इतना लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हाई सी शुरू हो जाता है, उच्च सागर। इसके बाद 200 समुद्री मील के बाद हाई सी, उच्च सागर शुरू हो जाता है, जहाँ सारे देशों के सभी, जितनी भी ऑल कंट्रीज के बराबर अधिकार हैं, सारे देशों के सभी के बराबर अधिकार लागू होते हैं, जितना अधिकार हमारा उतना अन्य देशों का, ठीक है। और जो ये हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखाई हैं, समुद्री 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, ये अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। जब अपने ही एक केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार के पास जाते हैं तो यहाँ से जो है, यहाँ से इधर इधर चलेगा और इधर से इधर 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 शुरू रहेगा, ठीक है। उसका अलग, इसका अलग। और ये लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बारे में हमने बताया था। चलो एक पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे, इतना आप इसे क्या करो, नोट कर लो ये वाला पॉइंट, ठीक। आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट, तब तक हम इसमें इंक डाल देते हैं। खुल जा। और इस सब का निर्धारण हुआ 1982 में, जो भी मैंने बताया आप लोगों को, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इन सब का निर्धारण 1982 में किसने किया था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक, एक संस्था है, उसने ये सब किया था, ठीक। आधार रेखा के बारे में बता दिया। आधार रेखा किसे कहते हैं? एक एवरेज लाइन ली जाती है, कटिंग फटिंग अंदर बाहर के लिए नापने के लिए एक एवरेज लाइन ली जाती है, वहीं से मापन होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बताते हैं। अच्छा, हम लोग एक बात जानते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? मतलब उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, मतलब द्वीप किसे कहते हैं, देश को कहते हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों तरफ से समुद्र, 3 तरफ से समुद्र से घिरा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ठीक है। इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और पहली क्लास में, अभी बाद में भी पढ़ाएंगे, कि हमने बताया था यूरेशियन प्लेट्स और मतलब यूरेशियन प्लेट्स और इंडो प्लेट्स, मतलब इंडिया की प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, ठीक है। तो यूरेशियन, इंडियन प्लेट में जो जो भाग आता है, मतलब इंडियन प्लेट में जो भाग आता है, या जब यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट मिली हुई उस समय जिस चीज़ का निर्माण हो, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, या हिमालय पे नेपाल है, हिमालय पे लगभग भूटान पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, जो उस समय जो यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट, जो इंडो प्लेट का भाग बन गए, एक ये भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, उनको भी हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं, ठीक है। उनको भी हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से देश आते हैं, लिखो। अरे, तो इंक डालने के बाद बंद हो गया, 1 मिनट। चल जा भाई, 1 मिनट, अभी अभी चलेगा। चलो शुरू हो गया। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में
उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, ठीक, शामिल देश। तो सबसे पहले अपना इंडिया हो गया, ठीक है, मतलब भारत। तो सबसे पहले तो हम लोग भारत को लिखेंगे। उसके बाद लिखो पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना ही बच्चा है भाई, पाकिस्तान मतलब, ठीक है, भारत पाकिस्तान। और फिर लिखो नेपाल। नेपाल, नेपाल के बाद हम लोग लिखेंगे भूटान। भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद लिखो श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के बाद लिखो मालदीव। मालदीव, ठीक। देखो श्रीलंका भारत, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा, ठीक है, और नेपाल इधर, भूटान इधर, बांग्लादेश इधर, श्रीलंका ये रहा। और यहाँ पे हमने बताया था लक्षद्वीप और मिनी का है, ठीक है, मिनी का ये द्वीप रहा, ठीक है, लक्षद्वीप का ही। लक्षद्वीप द्वीप अलग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर लक्षद्वीप और मिनी का है, पॉलिटिकल एंगल से एक ही है, ठीक। मतलब मिनी का जो है वो लक्षद्वीप का पॉलिटिकल एंगल से भाग है। अगर राजनीतिक तौर पे देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से, तो लक्षद्वीप मिनी का भाग है। लेकिन फिजिकल तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ये हो जाता है कि लक्षद्वीप एक अलग हो जाता है और मिनी का अलग हो जाता है। तो लक्षद्वीप के मिनी काय से मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है। मिनी काय और मतलब भारत का एक द्वीप है मिनी काय, और मालदीव, तो दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल बनता है, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो उसे वहीं मालदीव कितने आते हैं, 7 आते हैं टोटल, ठीक है। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, और लिखो, अब इसके लिखिए लो। अब लिखो तो आप लोग कि इसका आकार, भारत का आकार चतुष्कोणीय लिखो। भारत का आकार चतुष्कोणीय, मतलब यहाँ से इधर, इधर और इधर जब हम एंगल बनाएंगे तो लगभग ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक। तो इसे चतुष्कोणीय कहते हैं, ठीक है। भारत का आकार चतुष्कोणीय हो गया। लिखो, अब लिखो भारत के अंदर, ये आप पॉइंट नोट कर लें या तो हटा लें इसे, मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक। हम शुरू करते हैं दोबारा, देखिए लो फटाक से लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। ऊपर लिखो भारत, एक हेडिंग डायरेक्ट ऐसे डाल दो सीधे, भारत, भारत, ठीक। अब लिखो यहाँ, देखो भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। लिखो भारत का पहाड़ी क्षेत्र, भारत का पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। अगला पॉइंट लिखो भारत का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ठीक। अगला पॉइंट लिखो भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ठीक। ये है 10.7%, ठीक। पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, पठारी क्षेत्र है 27.7
7%। ठीक है। और भारत का मैदानी क्षेत्र 43 मतलब 43%। ठीक। तो पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, पठारी क्षेत्र 27.7% और भारत का मैदानी क्षेत्र 43-43%। कोई 1 पॉइंट मन लगा लेना, पूरा 43-43% है। ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में डिफरेंस क्या है, किसे हम लोग पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं और किसे हम लोग पठारी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। उसको लिखते हैं, लिखो कि जैसे मान लो ये हमने एक लाइन खींची, ये रही लाइन, इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं 1000 मीटर। ठीक है। 1000 मीटर ये ऐसे यहाँ से कुछ चले हम लोग, 1 मिनट, यहाँ से चले और ये रहा। ठीक। और ये फिर इधर चले, इधर। ठीक। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो समझाने का हमारा मकसद ये है कि ये 1000 मीटर है। ठीक है। तो ये हो गया पहाड़, ये इधर हो गया नीचे पहाड़, ये हो गया पर्वत, ये हो गया पठार। ठीक। ये हो गया मैदान, इधर हो गया मैदान। ठीक। तो अगर 1000 मीटर से ऊपर या 1000 मीटर तक कोई ऊंचाई है, ठीक है, हाइट है, तो उसे हम लोग कहते हैं पर्वत। 1000 मीटर या 1000 मीटर से ऊंचा तो पर्वत, सॉरी। और 1000 मीटर से नीचे, 1000 मीटर से नीचे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, पहाड़। ये 1000 मीटर से नीचे। अगर 1000 मीटर से समतल, 1000 मीटर से समतल मैदान है, ठीक है, समतल भूमि है, 1000 मीटर से नीचे समतल भूमि, 1000 मीटर से नीचे समतल भूमि है तो हम लोग उसे कहेंगे मैदान। 1000 मीटर से ऊंचाई पर समतल भूमि, 1000 मीटर से ऊंचाई पर समतल भूमि है तो हम लोग उसे कहेंगे पठार। ठीक है। और ये शंकुआकार अगर भूमि है इधर ऐसी तो पर्वत, और समतल है तो पठार। ठीक। इधर अगर ऐसे शंकुआकार है तो पहाड़, मतलब 1000 मीटर नहीं है, इधर समतल है तो मैदान। ठीक। यहाँ समतल है, कॉमन रखना। ठीक। समतल। ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ किसे कहते हैं। ठीक है। बहुत गंदी बात है। ठीक। समझ में आ गया होगा पहाड़ और पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ किसे कहते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है। थोड़ा जनसांख्यिकी का भाग देखेंगे। जनसांख्यिकी लिखो, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़। ठीक। 2011 के अनुसार अभी आने वाली है, देखो कब आ जाए, 2021 की। ठीक। 121 करोड़ ब्रैकेट में 2011, जब तक नहीं आती हम लोगों को यही पढ़नी है। ठीक। और लिखो ग्रामीण जनसंख्या, भारत की ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8% मतलब 68 थोड़ा बड़ा लिखें, 68.8%। ठीक। देखो शहरी जनसंख्या मतलब भारत की शहरी जनसंख्या, देखो 31.2%।
ठीक, टोटल 100 जब जोड़ोगे टोटल 100 आ जाएगी, ठीक है, 100% बन जाएगी, ठीक। और लिखो भारत की कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर, ठीक है, कुल साक्षरता, सॉरी दर नहीं लिखना है भाई, कुल साक्षरता 73 ठीक है। उसमें से लिखो पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता है 80 मतलब 80.9%, ठीक, 80.9, ठीक है। लिखो महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता है 64.9%, ठीक। अब हम लोग ऐसा ना करें कि इसे टोटल जोड़ दें और इतना नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ देखो ऐसा है कि सीधे समझो कि 100 लोगों में, इधर जो है 100 लोगों की काउंटिंग में, अगर पूरी जनसंख्या 100 है भारत की, अगर भारत की पूरी जनसंख्या 100 मान लेते हैं तो उसमें 73% लोग जो हैं पूरे 73% पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर मान लेते हैं 100 पुरुष, मतलब सिर्फ पुरुषों में गिना गया, 100 पुरुष में से हम लोग मान लेते हैं कि 80 पढ़े लिखे हैं, ठीक, 80 साक्षर। वहीं महिला का रहा, अगर 100 महिला ले लेते हैं तो 100 में से 64 या 65 मान लेते हैं, लगभग 65 साक्षर है, ठीक है। तो वही है कि अलग अलग, मतलब कि अलग अलग प्रतिशत निकला, इसे आप लोग एक में ना शामिल कर दें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे 10 की वृद्धि दर की। लिखो भारत की 10 की वृद्धि दर, 10 की मतलब 10 सालों में जो होती है, 2001 से 2011 के दौरान जो भी हुई, 2010 से 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर है 17.7%, ठीक। अच्छा 17 अगर इसे वार्षिक निकालेंगे तो लिखो वार्षिक निकलेगी, जाके देखना, वार्षिक जो है 10 साल में होती है ना, हमारी जनसंख्या 10 साल के निरंतर मतलब अंतराल पे होती है, 10 साल का डिफरेंस होता है। 2001 में हुई थी, 2011 में, 2011 में है तो 2021 की गिनी जा रही है, ठीक है। तो वार्षिक जब निकलेगा तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 17.7 को 10 से भाग दे दो तो आएगी 1.77, 1.77 वार्षिक है, वार्षिक वृद्धि दर, ठीक। वार्षिक, कभी कभी एग्जामिनर खेल देता है, ठीक है, तो कभी कभी जब एग्जामिनर खेलता है, वो वार्षिक पूछ ले तो वार्षिक वृद्धि दर 1.77% निकलेगी, ठीक है। तो चलो देखो लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, सीधे लिंगानुपात है 943, ठीक, 943 है 1000 प्रति व्यक्ति, महिलाओं का है 1000 प्रति व्यक्ति, ठीक। 1000 व्यक्ति पे मतलब ऊपर वाली है महिला, ऊपर महिला, नीचे पुरुष, ठीक। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या है। फिलहाल ये बढ़ गई है, अभी जब नई रिपोर्ट आएगी तब हम लोग पता चलेगा कितनी बड़ी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लिखो और एक पॉइंट यहाँ लिख लो, चलो इतना उतार लो, फिर पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। देखो भारत का घनत्व, ठीक। देखो सीधे यहाँ घनत्व डालते हैं, ठीक, जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या कितना है, 382 किलोमीटर पे, ठीक है।
प्रति व्यक्ति। तो हम लोगों को पता है, अगर हम लोग जब जनसंख्या का चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे कम कहाँ है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बिहार, और सबसे कम केंद्र शासित राज्यों में, सबसे कम केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित राज्यों में जनसंख्या दिल्ली, सबसे कम, ये घनत्व की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार। लोग पढ़े, हम लोग जब पहला चैप्टर जब इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे हमने बताया था यहाँ पे मैदानी भाग है, नदियाँ हैं, फसल अच्छी होती है, कृषि अच्छी होती है, आवागमन की परिस्थितियाँ हैं, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, बस, सब अच्छे रोड बने हैं। तो यहाँ इसीलिए इतने इलाके में जनसंख्या जो है ज़्यादा निवास करती है। विनिर्माण पद्धति, सब कुछ यहाँ व्यवस्था अच्छे से सुलभ तरीके से उपलब्ध है। बाकी आप इधर चले जाओगे, पहाड़ हैं, रोड्स बनाने और ट्रेक बनाने में कितनी दिक्कत होती है समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं मतलब ज्योग्राफी के एंगल से भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के लोग कितने हैं। लिखो अनुसूचित जाति, भारत की अनुसूचित अनुसूचित जाति लिखो 16.6%। ये मतलब भारत की कुल जनसंख्या का है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का लिख लो यहाँ पे, ठीक। भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक। भारत की कुल जनसंख्या का जो है अनुसूचित जाति हैं 16.6%। एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले कई बार एग्जामों में, ठीक है। अब आगे लिखो लाइन, भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कितनी है 8.6%, ठीक। अनुसूचित जनजाति 8.6%, और वो अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचिट जनजाति 8.6%, ठीक। अब हम लोगों ने देख लिया, हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। टाइम क्या हुआ 7, ठीक। देखो हमको ये पता ही है कि राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी किसे कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा, ठीक है। ये सब चीज़ें पता है। इन सब चीज़ों को लिखाने का मतलब टाइम बर्बाद करना, और अगर किसी को नहीं पता है तो याद कर लो, शर्म की बात है। जनगण मनगढ़, ठीक। तो हम लोग देखो जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो ये बात भी हमको पता होगी। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत में अंतर, 1-2 लिख लो। भारत का विरासत जो वृक्ष है वो क्या है, विरासत पक्षी क्या है, लिखो। भारत का विरासत पशु हाथी, ठीक। भारत का विरासत पशु हाथी, ठीक। फिर लिखो भारत का विरासत पशु हाथी हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विरासत का, भारत का विरासत पशु हाथी, और भारत की मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ठीक। फिर लिखो भारत की राष्ट्रीय नदी, ठीक। भारत की
राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नहीं लिख लो, अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक, एक और लिखो, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक, नोट कर लो, फिर थोड़ा गंगा डॉल्फिन पे बात करते हैं। नोट करो ये, ठीक हो गया, हटाएंगे थोड़ा डॉल्फिन। ठीक, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। वैसे गंगा डॉल्फिन कोई मछली नहीं है, ये स्तनधारी जलीय जीव है। ठीक, स्तनधारी जलीय जीव। ठीक, गंगा डॉल्फिन। और अगर डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन दोनों ऑप्शन में हो तो हमारा आंसर सही होगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये गंगा डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय जलीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को लिख लो। ठीक है, गंगा डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर OCT। ठीक, अच्छा, गंगा अभी थोड़े दिन पहले, लगभग फरवरी 2021 में, लगभग 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। ठीक है, क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लोगों ने गंगा डॉल्फिन को पीट पीट के मार दिया। ठीक है, तो आपको बता दें कि गंगा डॉल्फिन जो है, एक तो 1972 का जलीय जीव, मतलब 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसके लिए, इसके तहत एक दंडनीय अपराध है। ठीक, और भारत का संविधान में अगर आप आर्टिकल देखेंगे, भारत के संविधान में आर्टिकल देखेंगे 48A। ठीक, 48A, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंडर जो आर्टिकल पड़ता है 48A। और ये आर्टिकल जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 1976 के संविधान संशोधन, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं जिसको। ठीक है, उसके तहत जोड़ा गया। और एक आर्टिकल और है 51A। आर्टिकल 51A भारत के लोगों के लिए कुछ मूलभूत कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। ठीक, उसमें एक कर्तव्य ये भी शामिल है कि हमको भारत के, मतलब कि जंगल और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि झील हो गई, नदियाँ हो गई, और उनके साथ साथ जंगल हो गए, जंगल के साथ साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी करना हमारा एक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल भारतीय संविधान के तहत आते हैं। ठीक, ये मूल कर्तव्य के तहत आता है, और ये आता है नीति निर्देशक अंडर के। ठीक, नीति निर्देशक तत्व के अंडर। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, अनुसूची 1 में ऐसा लिखा है कि उसको मारना प्रतिबंधित है, शिकार करना प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है। ठीक, आई होप आज सबको आपकी क्लास जो, आई होप कि आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी को हम बता चुके हैं। जियोग्राफी में हम लोग डिस्कस करेंगे भूगर्भिक संरचना, मतलब भारत की संरचना को हम लोग देखेंगे। और उसमें एक थोड़ा पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी देश जो भारत है, इसकी बाउंड्री कितने किलोमीटर, बांग्लादेश से 4096.7, ठीक है, पाकिस्तान से 3323, इधर 3488 चीन से, ठीक है, नेपाल से 1751, म्यांमार से है 1643, भूटान से 699, अफ़गानिस्तान से 106। तो मतलब 7 देशों से जो बाउंड्री शेयर करती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इधर चीन और भारत की जो बाउंड्री रेखा है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है उसको कहते हैं रेडक्लिफ, और इवन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है, सॉरी बांग्लादेश और भारत के बीच जो है उसको भी हम लोग रेडक्लिफ ही कहते हैं। ठीक, ये अध्यारोपित है, इनको अध्यारोपित मतलब मानव द्वारा रोपित की गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।